विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, मैं स्नेहलता और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सपा ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपने 36 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सपा ने मुरादाबाद बिजनौर से अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय मलिक, रामपुर बरेली से मशकूर अहमद, बदायूं से सिनोज कुमार शाक्य, पीलीभीत शाहजहांपुर से अमित कुमार को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ हरदोई से रजीउद्दीन, खीरी से अनुराग वर्मा, सीतापुर से अरुणेश कुमार, लखनऊ उन्नाव से सुनील कुमार सिंह, रायबरेली से वीरेंद्र शंकर सिंह, प्रतापगढ़ से विजय बहादुर, सुल्तानपुर से शिल्पा प्रजापति को टिकट दिया है। तो देखिए, सपा ने एक साथ 36 एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन बुलंदशहर मेरठ सीट आरएलडी को दे दी है, सहयोगी दल को दे दी है। यानी कुल मिलाकर सपा की ओर से 34 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। 2 सीटें जाएंगी सहयोगी दल आरएलडी को। चलिए अब इसकी डिटेल्स लेते हैं। अनुभव से हमारे सहयोगी अनुभव लाइव हैं। और अनुभव, क्या सोच समझ करके इन उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया है सपा ने? क्या चीजें समझ में आ रही हैं एक मर्तबा लिस्ट को देख करके? देखिए, ये स्थानीय निकाय की हम कहें तो जो प्राधिकार क्षेत्र की सीटें हैं, एमएलसी के चुनाव होते हैं, द्विवार्षिक चुनाव होते हैं, यानी हर 2 साल में यहाँ चुनाव होते ही रहते हैं विधान परिषद के, अगर हम कहें। और आप ये देखिए, ये 35 प्राधिकार क्षेत्र है और 36 उम्मीदवार होते हैं, क्योंकि मैनपुरी की जो सीट है वहाँ पर 2 उम्मीदवार होते हैं। और समाजवादी पार्टी ने आज जो लिस्ट जारी की है, हालांकि नाम थोड़े थोड़े नाम जो है वो पहले से ही आ रहे थे कि किसको कहाँ से लड़ा रहे हैं, पर कुछ जगहों पर अपने उम्मीदवारों को बदला है समाजवादी पार्टी ने। जैसे आप देखिए, जो पुष्पराज जैन और पंपी जैन थे, वो भी स्थानीय निकाय से जीते हुए थे, एमएलसी थे और इत्र कारोबारी जिनका छापा पड़ा था, तो उनका जो क्षेत्र है प्राधिकार क्षेत्र, इस बार वहां पर उन्हें टिकट नहीं दिया है समाजवादी पार्टी ने, वहां पर उम्मीदवार बदला है। दूसरा, आप सीतापुर प्राधिकार क्षेत्र की बात करिए, जहां पर आनंद भदौरिया जीते थे। 7 मार्च को उन सभी लोगों का कार्यकाल खत्म हुआ है, तो इस बार उनको भी वहां से समाजवादी पार्टी नहीं लड़ा रही, यानी वहां पर किसी और को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरीके से मैनपुरी की बात मैंने कही, तो मैनपुरी से उदयवीर जीते हुए थे और 7 मार्च तक उनका भी कार्यकाल था, तो वो तो एक उम्मीदवार हैं, लेकिन अरविंद यादव भी एक उम्मीदवार थे और वो एमएलसी रहे, उनका भी कार्यकाल खत्म हुआ, तो उनको भी उम्मीदवार नहीं बनाया है। तो कुछ परिवर्तन जरूर समाजवादी पार्टी ने इस लिस्ट में किया है, यानी जो कैंडिडेट है उनको उतारा है। और इसके अलावा देखिए, 2 सीटें जो है वो अपने जो गठबंधन के सहयोगी हैं आरएलडी, उनके लिए छोड़ दी है। जैसा आपने बताया, बुलंदशहर भी है और मेरठ गाजियाबाद की जो स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र की सीट है, वो 2 सीटें छोड़ दी है। और जिस तरीके से आरएलडी के जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद ने कल ही कहा था यूपी गंगा से बात करते हुए कि बहुत झुक गए, जो गठबंधन किया समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने, वो बहुत ज़्यादा झुक गए। 60 सीटों की बात हुई, फिर 40 पर आई, फिर 30 पर आई, और फिर कहाँ हमें कितनी कम सीटें मिली, 24 मिली, 9 पर वो लड़े, 33 कहने को थी। तो आज हम देख रहे हैं कि कम से कम ये जो एमएलसी की लिस्ट आई है, इसमें 2 अपने सहयोगी दल को भी समाजवादी पार्टी ने सीटें दी हैं। हालांकि तमाम सारे जो सहयोगी थे उसमें सुभाषपा भी है, महान दल भी है, तो उन लोगों को जगह नहीं मिली। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कम से कम आरएलडी को 2 सीटें दी हैं। और कोशिश यही है समाजवादी पार्टी की, बार बार वो चाहे पार्टी के कोई भी नेता हो, वो यही कहते हैं कि हम इनमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। लेकिन देखिए, ये बार बार हम कह रहे हैं कि स्थानीय निकाय की सीटें, एमएलसी की सीटें, यहाँ पर जो वोटर है वो आम आदमी वोटर नहीं है, यहाँ पर जनता के चुने हुए जो नुमाइंदे होते हैं वो वोटर होते हैं। अब इसमें वोट कौन डालेगा? ग्राम प्रधान डालेगा, ग्राम पंचायत के सदस्य डालेगा, ब्लॉक प्रमुख डालेगा, इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य डालेंगे, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, जो पार्षद हैं, जो मेयर हैं, वो लोग इसके वोटर होते हैं। तो ज़्यादातर यही माना जाता है कि ये जो चुनाव है ये सत्ता पक्ष का चुनाव माना जाता है, यानी जिसकी सरकार होती है ज़्यादातर वोटिंग उसके पक्ष में होती है। इसीलिए बीजेपी के चाहे हम उम्मीदवार से बात करें, चाहे पार्टी के किसी भी नेता से बात करें, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम 36 की 36 सीटें जीत जाएंगे। और इस तरीके इसलिए जीतेंगे क्योंकि बहुत काम हुआ है, सरकार ने 5 साल काम किया है। जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि काम हुआ है। अब ये लड़ाई काफी दिलचस्प है। दिलचस्प क्यों? क्योंकि विधानसभा में बीजेपी का खुद का लड़ाई से बड़ी दिलचस्प अपडेट्स भी आ रही हैं अनुभव, वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देखिए, बड़ी खबर यह है कि अमेठी सुल्तानपुर से सपा ने शिल्पी प्रजापति को अपना एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। कौन है शिल्पी? तो जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की बहू हैं शिल्पी प्रजापति।
गायत्री प्रजापति के बड़े बेटे अनिल प्रजापति की पत्नी है शिल्पी प्रजापति, उन्हें सपा ने कैंडिडेट बनाया है। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी इस बार विधायक बनी है। तो देखिए, सपा ने सास के बाद अब बहू पर भी भरोसा जताया है, उन्हें भी मैदान में उतारा है और इस लिस्ट में ये नाम भी है जिस पर चर्चे होंगे। तो देखिए, महाराजी देवी गायत्री प्रजापति की पत्नी, वो विधायक हैं सपा की ओर से और अब उनकी बहू पर भी सपा ने एमएलसी चुनाव में भरोसा जताते हुए ये मौका दिया है। हमारे सहयोगी अनुभव लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं इस लिस्ट को और अनुभव का ही रुख करते हैं। अनुभव, अब देखिए, सास के बाद बहू पर भरोसा जताने वाली तस्वीर भी, खबर भी हमारे सामने आ गई है सपा की ओर से। हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि पिछली बार अगर आप देखिए तो यहाँ पर दूसरा उम्मीदवार जीता था और उसको भी बदला है और शिल्पी प्रजापति जो गायत्री प्रजापति की बहू है उसको उम्मीदवार बनाया है। आप ये देखिए कि जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए वहाँ पर डॉक्टर संजय सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे और महाराजी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी। डॉक्टर संजय सिंह अमेठी के राजा हैं और वो चुनाव हार गए, महाराजी वहाँ चुनाव जीत गई। वहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इमोशनल कार्ड है वो चला और शायद यही वजह है कि इस चुनाव के लिए, इस स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए भी समाजवादी पार्टी ने महाराजी और गायत्री की जो बहू है उसको उतारा है मैदान में। शायद इमोशनल कार्ड फिर चल जाए, ये कोशिश है। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा कि ये दरअसल माना जाता है कि सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, जिसकी सरकार होती है वोटिंग उसकी तरफ ज़्यादा होती है। अब ये किस तरीके से जोड़ जुगाड़ तिकड़म होगा, कौन सा कैंडिडेट अपने पक्ष में कितने वोट डलवा पाएगा, ये देखना तो काफ़ी दिलचस्प होगा। पर ये एक महत्वपूर्ण नाम है। कुछ नाम हमने और बताया कि किन लोगों को टिकट नहीं दिया गया है। हाँ, लखनऊ और उन्नाव की सीट पर सुनील साजन टीम अखिलेश के जो अगर हम कहें कि हिस्सा हैं, उन्होंने ज़रूर उम्मीदवार बने हैं। उनका मुकाबला बीजेपी ने उतारा है रामचंद्र प्रधान को, वो भी पूर्व एमएलसी रहे हैं, वो कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उनसे है। तो कई जगहों पर हमें इसी तरीके से जो उम्मीदवार हैं उनके बीच दिलचस्प मुकाबला भी होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और दिलचस्प मुकाबले की तस्वीर अपडेट लगातार हम पहुंचाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए अनुभव। और इधर लखनऊ की बात कर लें तो द कश्मीर फाइल्स फिल्म की जो टीम है वो सीएम योगी से मुलाकात करती नजर आई। अनुपम खेर, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की सीएम योगी से मुलाकात हुई है। यूपी को इस फिल्म में टैक्स फ्री किया गया है। देश के कई राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है, लेकिन मुलाकात की ये तस्वीर बेहद अहम रही है, बेहद खास रही है, जहां पर सीएम मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। इससे पहले राजभवन जाकर आनंदीबेन से भी मुलाकात करती पूरी टीम दिखाई दी। लेकिन बताया ये जा रहा है कि यूपी में बनने वाले फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर भी बातचीत हुई है, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री से एबीपी गंगा की जब बातचीत हुई तो इसका जिक्र किया है कि इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सीएम भी चर्चा करना चाहते हैं कि फिल्म सिटी किस तरीके से यूपी में सिनेमा का नया भविष्य बन सकती है, इस पर भी चर्चा होगी। तो ये तस्वीरें देखिए आप, सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं, अनुपम खेर हैं, विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, यानी इस फिल्म को बनाने वाले जो क्रिएटिव हैं और जो काम करने वाले जो स्टार कास्ट हैं वो भी सेम फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी के साथ। तो ये मुलाकात बेहद अहम। द कश्मीर फाइल्स की टीम की तरफ से, विवेक जी की तरफ से और अभिषेक जी की तरफ से और पल्लवी जी की तरफ से और सारी जो टीम थी उनकी तरफ से हमने उन्हें शुभकामनाएं दी दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने की। मंत्री जी भी थे, उन्होंने हमारी ये ऑर्गेनाइज की मीटिंग और उन्होंने हमें बधाई दी फिल्म की अपार सफलता के लिए और जो जिस कॉज के लिए फिल्म बनी है वो दुनिया तक पहुंची है। कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का जो दर्द जो पिछले 32 साल से छुपा के रखा गया था वो अब लोगों तक पहुंचा है। हम उनके दुख को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इस अपार सफलता की वजह से शायद उनके ज़ख्मों पर थोड़ा थोड़ा मलहम लगे और योगी जी ने जो इसको टैक्स फ्री किया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। जीत की उनको बधाई दी, उनसे हमारी जो फिल्म की जो सक्सेस है उसके लिए उनने हमें बधाई दी और बाकी यही कि किस तरह से हिंदी फिल्म जगत को यूपी में एक बहुत प्रबल तरीके से स्थापित किया जाए और जो एक बम्बई में जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है किस तरह से वो भी पनपे और हम यहाँ उत्तर प्रदेश में भी
उसके विकास के लिए काम कर सकें, इस बारे में बातचीत हुई। और बाकी तो भारत के भविष्य के बारे में ही होती है बात। एक ऐसा मुद्दा था जो बहुत सालों से दबा हुआ था, ये सच किसी को पता नहीं था। इसलिए जिस तरह से भारतीय एक हो गए हैं ये फिल्म देखने के बाद, और सारे हमारे कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, ये एक बहुत ही अद्भुत सी चीज़ है। और इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह से आशीर्वाद हमें लोगों के मिल रहे हैं। तो चलिए हम हमारे सहयोगी अनुभव का रुख करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि अनुभव, देखिए ये मुलाकात यूपी के लिए बहुत खास रही है क्योंकि कई राज्यों ने टैक्स फ्री किया है कश्मीर फाइल्स को, लेकिन यहाँ विवेक अग्निहोत्री बता रहे थे कि फिल्म सिटी को लेकर भी उनकी चर्चा हुई है। क्या क्या जानकारी है? देखिए, कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम आजकल प्रमोशंस में लगी हुई है, अलग अलग राज्यों में वो जाते हैं। आपने देखा किस तरीके से कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन लोगों ने मुलाकात की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, और ये जो कश्मीरी पंडित है उनके विस्थापन के दर्द को बयां करती है फिल्म, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्लेम की जा रही है पूरे देश में अगर हम कहें तो। और एक हफ्ते के भीतर ही 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस भी ये फिल्म कर चुकी है। पहले बहुत कम थिएटर में रिलीज़ हुई थी, पर जैसे जैसे अगर हम कहें समय बीता गया तो बहुत ज़्यादा थिएटर में ये रिलीज़ हुई। और आज कल ही ये पूरी टीम पहुंच गई थी लखनऊ। खुद अनुपम खेर ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि लखनऊ आ रही है पूरी टीम, और वो लोग पहुंचे थे। आज सुबह नंद गोपाल गुप्ता जो मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री, वो पहुंचे थे और उन्होंने वेलकम किया, इस टीम से मुलाकात की, और उन्होंने ही मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कराई है। मुख्यमंत्री चूँकि गोरखपुर में थे, शाम 4:15 बजे के आसपास जब वो लौटे हैं तब इस टीम ने मुलाकात की है। विवेक अग्निहोत्री भी थे, इसके अलावा पल्लवी जोशी भी थी, अनुपम खेर भी थे। तो फिल्म के जो हम क्या निर्माता है, प्रोड्यूसर, वो भी साथ में मौजूद थे और मुख्यमंत्री आवास पर ये मुलाकात हुई। उससे पहले ये पूरी टीम जो है राजभवन गई थी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात हुई और राजभवन में इस पर चर्चा भी हुई, फिल्म को लेकर भी चर्चा हुई, यूपी में कैसे फिल्में बन रही उस पर भी चर्चा हुई। और साथ ही साथ हम आपको बताएं, अपने दर्शकों को बताएं, तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल ही एक मल्टीप्लेक्स में इस फिल्म को देखा था और आज उन्होंने बहुत एक्लेम किया कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है। कहीं ना कहीं जो दर्द था, जो विस्थापन था, उसको सबके सामने इस फिल्म के जरिए पेश किया गया। तो मुख्यमंत्री के साथ जब बातचीत हुई तो जैसा हमने दर्शकों को सुनाया, टीम ने उनको बधाई दी दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर, जो मैंडेट आया है बीजेपी को उसके लिए बधाई दी, और साथ ही साथ जो फिल्म हम कहें तो जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो फिल्म सिटी बन रही है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो ये पूरी टीम लखनऊ में कल से ही है और आज राज्यपाल से मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है और माना जा रहा है कि चर्चा जो हुई है वो कैसे यूपी में जो फिल्म सिटी बन रही है उसे और बेहतर किया जाए, कैसे फिल्मों के लिए पूरे यूपी में, क्योंकि देखिए आप देखिए अगर तो यूपी में पर्यटन का बहुत ज़्यादा हम कहते हैं ऐसे सेंटर्स है जहाँ पर कुछ फिल्में फिल्माई भी गई हैं और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। इसीलिए बार बार यूपी सरकार की भी कोशिश है कि फिल्म सिटी को बनाया जाए। इसके अलावा बनाया जाता है कहीं और दूर जा करके, लोगों को खूब पसंद आती है, चाहे हम बात कर लें OTT प्लेटफॉर्म्स की या फिर सिनेमा की। लेकिन आज मुलाकात की ये बड़ी तस्वीर भी सामने आई है। बड़ी खबर देहरादून से है। कल शाम 5 बजे होगी भाजपा विधान मंडल दल की बैठक। कल दिन 2 बजे दिल्ली से राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी रवाना हो जाएंगे। पर्यवेक्षक की भूमिका में है वो। भाजपा प्रदेश दफ्तर पर देर शाम 5 बजे विधान मंडल दल की ये बैठक है। 5 बजे इस बैठक में चुना जाएगा नया मुख्यमंत्री। ये भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उत्तराखंड विधानसभा विधान मंडल दल के नेता चुनने के लिए हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को पर्यवेक्षक के रूप में और मीनाक्षी लेखी जी को सहपर्यवेक्षक के रूप में उत्तराखंड भेजा है। और कल हमारे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में शाम 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक सुनिश्चित की गई है। उससे पूर्व हमारे नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह है और कल ही हमारे विधानमंडल दल नेता का चयन हो जाएगा। तो देखिए 2 बजे रवाना हो जाएंगे पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी, और उसके बाद 5 बजे की जो बैठक है विधानमंडल दल की वो बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि यही 12वें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। वो चेहरा कौन होगा ये स्पष्ट हो जाएगा। देखिए 10 तारीख से जीत के बाद से ही ये सस्पेंस अभी तक बरकरार है कि उत्तराखंड का सीएम कौन होगा, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो निवर्तमान सीएम हैं वो अपनी सीट हारे। उसके बाद से ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला सीएम कौन होगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की है। गोरखपुर में उन्होंने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इस अभियान का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी चर्चा की, साथ ही पिछले 5 साल में हुए काम पर भी फोकस किया। पोलियो अभियान 20 से 28 मार्च तक चलेगा। यूपी में कुल 3 करोड़ 4 लाख बच्चों को ड्रॉप पिलाने का टारगेट है। अर्बन, रूरल, सीएचसी, पीएचसी के साथ साथ स्वास्थ्यकर्मी डोर टू डोर जाकर के बच्चों को ये ड्रॉप देंगे। लगता है प्रयागराज में क्राइम कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बीते 3 दिन के भीतर 8 हत्याएं हो चुकी हैं। 48 घंटे के अंदर 8 मर्डर से पूरे जिले की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है। आपको बताएं कि होली के तीसरे दिन यानी आज भी 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी मच गई। मेडिकल कॉलेज कैंपस में एक संविदा कर्मचारी पंकज पटेल का शव मिला है, जिसके शरीर पर चोट के निशान हैं। वहीं घूरपुर में तालाब के किनारे से भी एक अज्ञात युवक का शव मिला है, इसके भी शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। शव के पास से शराब की बोतल मिली है। पुलिस को यहां पर मारपीट के बाद हत्या की आशंका है।